नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। मेरे साथ हैं फिलहाल जमुई के सांसद और प्रदेश प्रभारी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के अरुण भारती जी। अरुण भारती जी, बिहार तक में आपका नमस्कार। स्वागत है। ये आज इसलिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया। बयान भले ही कुछ दिन पहले का है, आप कह सकते हैं ये महीनों पुराना बयान है, लेकिन सियासत में ऐसी सनसनी फैली है कि हर दिन अब चर्चा सिर्फ चिराग पासवान की है कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान उतरने वाले हैं, दिल्ली की राजनीति को तलाक देने वाले हैं, और जब बिहार आएंगे तो क्या असर सहयोगी दलों पर भी पड़ेगा, ये हम जानते हैं अरुण भारती जी से। लेकिन इनका एक दूसरा परिचय भी दे दूं आपको कि ये चिराग पासवान के घर के सदस्य हैं, चिराग पासवान के ये जीजा हैं, इसलिए इनसे बेहतर कोई पार्टी का हाल और आगे की रणनीति बताएगा नहीं, अंदर की बात। तो सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं। अरुण जी, लगातार आपने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें एक बात जो है वो वहीं से ये सवाल उठता है कि कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो खुद चुनाव लड़ें। तो क्या वो चुनाव अब लड़ेंगे, ये तय हो गया या अभी इस पे चर्चा होनी बाकी है? देखिए, औपचारिक उनकी सहमति अभी बाकी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका भी एक पृष्ठभूमि है, ये कहाँ से शुरुआत होती है। आप याद करें कि जब हम लोग संघर्ष के दौरान हर जगह संकल्प यात्रा में, आशीर्वाद यात्रा में हर जगह जा रहे थे, जनता से मिल रहे थे, सभी जगह से जो उन्होंने जनता से अपने आप को जोड़ा, समाज के लोगों की आवाज़ सुनी और उस आवाज़ को अपनी मजबूती से एक फोरम पे उन्होंने रखने का काम किया है। यही स्वीकार्यता हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की थी और यही स्वीकार्यता अब हम लोग चिराग पासवान जी में देखते हैं। लगातार उन्होंने कई मंचों से भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि मैं बिहार जाऊं, बिहार में जाकर के लोगों के लिए काम करूं, क्योंकि हमारे संस्थापक के बरिस्मत मेरी राजनीति का केंद्र शुरू से बिहार रहा है और बिहार में रहने के कारण मैं चाहता हूं कि बिहारियों के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए, और जो बिहार को लेकर के मेरा विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अगर उसको धरातल पर उतारना है तो उसकी सशक्त आवाज को बिहार विधानसभा के पटल से उठानी होगी। केंद्रीय मंत्री रहते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में मैंने लगातार आवाज उठाई है और उन चीजों को सार्थक किया है। आप याद कीजिए, चाहे मखाना बोर्ड की बात हो अभी बजट में, चाहे निफ्टम, देश का तीसरा निफ्टम अभी बिहार में स्थापित होने जा रहा है। अभी उन्होंने बिहार में पहली बार बड़ा बायर सेलर मीट किया, अब बाहर से लोग डायरेक्टली बिहार से खरीदेंगे। तो इससे किसानों को फायदा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जातीय जनगणना की जो बात है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए इस बात को उन्होंने मजबूती से उठाया और आज वो स्वीकार्य भी हो चुका है। इन सारी चीजों के बावजूद उनका कहना है कि ये तो मैं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं दूर रह करके कर रहा हूं। अगर मैं बिहार में रह करके बिहार विधानसभा की पटल से इस बात को उठाऊं तो इसका ज्यादा व्यापक असर होगा और ज्यादा लोगों को फायदा होगा। ये मौका तो 2020 में भी था, उस वक्त क्यों बिल्कुल नहीं? देखिए, मौका था। चूंकि उनको उस वक्त, आपको पता है, परिवार में घटना हो गई थी जब हमारे संस्थापक हमारे बीच नहीं रहे थे और घर के बेटे, बड़े बेटे होने के नाते कुछ हम लोग संस्कार बिहार में पिता के नहीं रहने के बाद मानते हैं। इन सब के कारण उनको प्रचार करने का समय बहुत कम मिला। हम लोग 136 सीटों पर, 137 सीटों पर चुनाव लड़े, प्रचार करने का समय कम मिला, मगर उसके बावजूद बिहार में 6% वोट लेकर के आए। जब हम सिर्फ 136 सीटों पर लड़े थे, 100 सीटें अभी भी हम नहीं लड़े थे। तो आज भी हमारी ताकत क्या है, हमारा आकलन क्या है, यह अभी होना बाकी है। लेकिन उस वक्त जो हमें वोट मिला, अभी लोकसभा में जो हमें वोट मिला, हमें पता है कि बिहार का एक बड़ा तबका, जैसे हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की स्वीकार्यता थी, सर्वमान्यता थी, वही चिराग जी में वो अपना भविष्य देख रहा है। अरुण जी, ये एक और चर्चा चल रही है कि चूंकि आपने ही अपना पोस्ट में ये लिख दिया है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े। अब सामान्य सीट की बात क्यों, जब लोकसभा लड़ते हैं तब, और अब विधानसभा लड़ रहे हैं तब? बिल्कुल, देखिए, जब आप सर्वमान्य नेता बन जाते हैं, जब बिहार के हर वर्ग, हर तबके में जब आपकी पहचान बन जाती है, लोग आपको स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। और जब हर जनता में कहीं भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया है, चाहे आप वो भागलपुर ले लीजिए,
नाथनगर में जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, चाहे आप गया ले लीजिए, चाहे आप सिवान ले लीजिए, आने वाले समय में शाहाबाद में हमारा कार्यक्रम होना है, उसके बाद नालंदा में हमारा कार्यक्रम होना है। जिस तरह का आकर्षण है, कुछ राजनीतिक ताकतों को इससे डर लगता है और इसीलिए वो कोशिश करती हैं कि चिराग पासवान जी को सिर्फ छोटे दायरे में, एक दलित नेता के रूप में दायरे में सीमित करके रखा जाए। नहीं, जब तो सरासर गलत है। और जब मैं बोल रहा हूं कि बिहार की चिराग पासवान जी सर्वमान्य नेता हैं, तो बेहतर यही होगा कि वो एक आरक्षित सीट से लड़ने के बजाय एक जनरल सीट से, सामान्य सीट से लड़े और वो बताएं कि मैं बिहार के सभी लोगों के लिए काम करना चाहता हूं, मैं किसी एक वर्ग, एक तबके, एक समाज के लिए सिर्फ काम नहीं करना चाहता हूं। नहीं, इसमें अब ये भी सवाल उठने लगा है कि जब अगर सामान्य सीट पर ही किसी नेता को ताकत दिखानी है और आप कह रहे हैं कि हमारे साथ के कुछ दल हैं या कुछ दल हैं जो आपको बांधना चाहते हैं, ये दल कौन से दल हैं? देखिए, आपके ये साथ तो में गठबंधन में कितने दल है? बीजेपी है, जेडीयू है, जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है और आप खुद हैं। इंद्र अब मोहन इसके बाद जी, दल कौन सा बचता मुझे है? लगता है आपको भी राजनीतिक अनुभव अच्छा खासा है और इसलिए मैं ये आपके विवेक पर, आपकी बुद्धि पर छोड़ता हूँ, नहीं, ये आप मैं आपके आकलन के लिए छोड़ता नहीं, हूँ। ये तो आप इशारा तो कर रहे हैं कि मुश्किल है, तो ये अभी तक तो हमने वो कई तस्वीरें देखी, आपके पोस्ट पे भी देखी, आपके एक्स पर वो तस्वीरें हैं जिसमें देखकर लगता है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक है। तो इसे हम यही मानते हैं प्रतीकात्मक तौर पर कि जेडीयू और एलजेपीआर के बीच में भी सब कुछ ठीक है। तो फिर जब ये कह देना कि दलें चाहती हैं कि हम एक राजनीति में, बन जाति की राजनीति में और उस नेता के तौर पर ही उनकी पहचान हो जाए, तो यहाँ मुश्किल कहाँ है? सिर्फ सीट शेयरिंग में बात फंसी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस हमारी सारी इस बात का जो सार है, आप उसका सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं। क्या ये संभावना नहीं बन सकती है कि नीतीश कुमार जी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर उठाने के लिए, पूरे गठबंधन के नेता के तौर पर उठाने के लिए, बिहार के असेंबली में, विधानसभा के पटल में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सदन का नेता के रूप में अगर चिराग पासवान जी इस बात की उद्भेदना करे तो कैसा रहेगा? इसकी भी तो प्रबल संभावना है। नहीं, लेकिन और जब मैं हम हमने- लोग संभावनाओं की ही बात कर रहे हाँ। हैं, तो मैं दोनों संभावनाओं की बात कर नहीं, रहा हूं। चर्चा तो आपने भी छेड़ी थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान हो सकते हैं। देखिए, मैंने ये कहा है कि बिहार की जनता चाहती है, हर समाज का, बिहार का हर समाज, हर तबका, हर वर्ग चाहता है। चिराग पासवान जी के जितने सिपाही हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, वो सभी चाहते हैं कि वो बिहार में आए, वो बड़ी भूमिका निभाएं, क्योंकि बिहार के लोग उनमें अपना भविष्य, अपना उम्मीद देखते हैं। मैंने कभी भी इस बात को एक पद के दायरे में नहीं बांधा है। जिम्मेदारियां जो होती है बड़ी होती है, पद छोटा होता है। लेकिन ये तो आप भी मानते हैं ना कि माहौल तो ऐसे ही बनता है। किसी चेहरे के लिए, एक पद के लिए कहना या ये कहना कि ये उसके लिए बहुत ही मुफीद उम्मीदवार होंगे, तो यही तो होता है कि आप कह तो रहे हैं कि चिराग पासवान को आगे होना चाहिए। जब चिराग पासवान जी बिहार के विकास की बात करते हैं, बिहारियों के विकास की बात करते हैं, रिवर्स पलायन की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन की बात करते हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी की बात करते हैं जिसको आप सिर्फ और सिर्फ एक पद में नहीं बांध के रख सकते। ये पद कुछ भी हो सकता है, ये जिम्मेदारी कुछ भी हो सकती है। आप उसको उस पद में सिर्फ ना बांधें, आप चिराग जी की पूरी राजनीति को समझे, पूरी राजनीति को देखें, उनका विजन देखें और तब उनकी भूमिका को तय करें जो बिहार को लेकर के उनकी है। इसलिए पद के दायरे में बांधना बिल्कुल सही नहीं होगा। नहीं, आप चूंकि प्रदेश प्रभारी भी हैं, तो क्या सीटों को लेकर कोई बातचीत चल रही है? कितनी सीट लड़ेंगे आप? देखिए, मामला तो वहीं फंसता दिख रहा है ना। मामला तभी ये दबाव है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप याद कीजिए, लोकसभा का समय था, उस समय भी बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि पता नहीं किस गठबंधन को कितने, गठबंधन के में किस दल को कितना सीट मिलेगा। अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे, कई बार गठबंधन को तोड़ा जा रहा था, बिखेरा जा रहा था, फिर संजोया जा रहा था। जब उस गठबंधन में एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें मिलती हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी जो सीट शेयरिंग का जो चर्चा आपस में दलों के बीच में चल रही है, ये भी बड़ी सहजता से तय हो जाएगी। इसमें कोई उलझन नहीं है, सीटों की हमारा संख्या सुलझा हुआ है, इसमें कोई उलझन नहीं अगर है। मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो विद्रोह नहीं होगा, 2020 वाला कोई खेल नहीं होगा। अब हम लोग 2020 की बात करते हैं, वो हमारे लिए एक पैमाना है, लेकिन तब से लेकर के आज तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है।
हम लोग कई पड़ाव पार कर चुके हैं। लोकसभा में चिराग पासवान जी ने अपनी ताकत के बदौलत जो विरोधी पक्ष संविधान खतरे में है, 400 सीटें आएंगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इस पूरे नैरेटिव को चिराग पासवान जी ने अपने दम पर अपने समाज में, अपने वर्ग के लोगों में सभी को इसको धाराशायी किया था। यही रिजल्ट आप याद कीजिए, यही रिजल्ट आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो विरोधियों का यह नैरेटिव वहां चल गया था, विपक्ष का नैरेटिव चल गया था, बिहार में नहीं चला था। और चिराग पासवान जी ने न सिर्फ अपनी पार्टी की स्ट्राइक रेट को 100% रखा, उन्होंने गठबंधन के दलों के सहयोगी जो चुनाव लड़ रहे थे उनको भी चुनाव जितवाया। तो हम लोग 2020 से बहुत आगे निकल चुके हैं, गंगा में बहुत पानी बह चुका है और इस बार का जो लक्ष्य है बिहार विधानसभा के चुनावों में और चिराग पासवान जी को भूमिका है, उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। एनडीए 200 सवा 200 से कम सीटें नहीं जीतेगी बिहार में, उससे ज़्यादा सीटें जीतेगी। नहीं, जैसे बिहार तक को जब चिराग पासवान ने अपना इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने एक बात कही कि 2025 नहीं 2030 में मैं देखूंगा कि क्या बिहार में मुख्यमंत्री वाली कोई जगह है, बनती है या नहीं, हम उस दिशा में उस वक्त सोचेंगे, फिलहाल चुनाव में नहीं। लेकिन क्या कोई केंद्र सरकार में कद्दावर नेता जो खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं, इतना ही नहीं, वो हमने तमाम तस्वीरें भी देखी जिससे दिखता है कि केंद्र सरकार के अंदर ओहदा क्या है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बॉन्डिंग क्या है। तो दिल्ली की राजनीति को छोड़कर बिहार की राजनीति में चले जाना, ये मतलब वो लगता नहीं कि इतना भी आसान होगा चिराग पासवान के लिए, जो तो एक तरीके से कहें तो ताउम्र दिल्ली अभी तक तो वो रहे हैं, अभी तक उन्होंने दिल्ली ही देखा है। भले उन्होंने संघर्ष बिहार की सड़कों पे किया जब पार्टी कमजोर हुई, जब पार्टी टूटी, लेकिन वो रहे तो दिल्ली ही। देखिए, दिल्ली में उनका लालन पोषण हुआ है पूरा, पढ़ाई भी उन्होंने की है दिल्ली आसपास के, लेकिन जब से वो राजनीति में आए हैं बिहार को उन्होंने अपना लक्ष्य, अपनी प्राथमिकता बनाई थी और बिहार में लगातार बने रहे थे, अपने क्षेत्र में लगातार बने रहे थे। इस कारण से वो आज तीसरी बार सांसद बने हैं। उनकी स्वीकार्यता बिहार में हर जगह है और जब उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया था, जब उनको दायित्व दिया गया था, तो जैसा हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कहा करते थे, मंत्री पद की कुर्सी बड़ी नहीं होती है, उस पर कौन बैठा है ये बड़ा होता है। मंत्री पद से ज़्यादा जरूरी होता है कि उस पद पर कौन बैठ करके उस कुर्सी को चमका सकता है। जब तक इस पे जो इससे पहले के पूर्व के मंत्री थे बैठे थे, उन्होंने क्या किया, और चिराग पासवान जी ने अभी साल भर नहीं हुआ है उस पद पर बैठ करके बिहार के लिए क्या कर लेते हैं, चाहे मखाना बोर्ड हो, निफ्टम हो, बायर सेलर मीट हो, जातीय जनगणना हो, अगर ये कर पाते हैं तो कौन उस कुर्सी पर बैठा है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है मंत्रालय को देखने के बजाय। जब सांसद थे बिहार के लिए उन्होंने काम किया, जब केंद्रीय मंत्री हैं तब बिहार के लिए काम कर रहे हैं, और जब उन्होंने ये कहा था कि मैं मुख्यमंत्री के लिए भविष्य में देखना, मतलब 2030 में देखना चाहता हूं, तो मैं इसे मान के चलता हूं कि उन्होंने कहा था कि भविष्य में जब भी संभावनाएं अवसर बनेगी तब वो जरूर आएंगे। और हम लोग चाहते हैं, चूंकि बिहार की जनता चाहती है, जनता चाहेगी, जनता मालिक है, जब वो चाहेगी तभी आपको पद मिलेगा। आज के दिन में अगर जनता कह रही है कि चिराग पासवान जी को यहाँ आकर के बड़ी भूमिका के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए, तो मुझे लगता है, हम लोग अपना इंटरनल सर्वे करा रहे हैं, हमारी प्रक्रिया है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी तरफ से जो 16 मई को प्रस्तावना हुआ था हम लोगों ने उनको भेजा है। पार्टी एक इंटरनल सर्वे करा रही है और बिहार की जनता भी चाहती है अगर, तो इस बारे में चिराग पासवान जी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। अकबर भी 16 साल का था जब उसको पहली बार गद्दी संभालनी पड़ी थी। भविष्य कोई नहीं जानता, हमें इस बारे में ऐसी जब भी कोई संभावना बने तो बिहार के बारे में जो बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन की बात करते हैं, उनको किसी भी जिम्मेदारी के लिए तैयार रहना चाहिए। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ेंगे आप? देखिए, पहले भी मैंने कई मंचों से कहा है कि आने वाले बिहार विधानसभा का चुनाव हमारे गठबंधन के बड़े चेहरे हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी,
जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में जाएंगे। इसके बाद चुनावों के बाद फिर गठबंधन तय करेंगे। और मेरे अध्यक्ष ने तो कह रही है ना मेरे कि अध्यक्ष ने नीतीश आगे कुमार- बढ़ के कहा है, मेरे अध्यक्ष ने चिराग पासवान भी चिराग पासवान जी ने आप आगे नहीं बढ़ कह के रहे कहा हैं, है। आप नहीं कह रहे हैं, मेरे आपके ही बयान से ये मुद्दा फिर देखिए, मैंने ये कहा है कि आने वाले समय में चिराग पासवान जी ने भी कहा है कि भाई मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है अभी। उन्होंने जो कहा हम लोग उस सभी का अनुसरण करेंगे, लेकिन क्या बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं हो सकती है क्या? हम क्यों इसे अलग करके देखते हैं? गठबंधन ये बताता है, एनडीए गठबंधन, नहीं, कि मैं यहाँ बताता हूं कि नेताओं की कमी नहीं है। नहीं। अगर वर्तमान है तो भविष्य भी तैयार है। सरफुटबल तो महागठबंधन में हो रही है, जहां अभी तक तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं माना गया है, वहां पर कांग्रेस राजेश राम जी को प्रमोट कर रही है, मुकेश सहनी जी अपने लिए बड़ा रोल चाहते हैं, सिर्फ उटअव्वल वहां है और हमारे ऊपर ब्लेम लगाते हैं। देखिए, यहां नेताओं की कमी नहीं है और सर्वमान्य स्वीकार है, हर वर्ग में स्वीकार, हर तबके में स्वीकार नेता अगर हमारा वर्तमान है तो हमारा भविष्य भी तैयार नहीं, मैं है। आपको बताता हूँ ना कि आप ये बातें क्यों कह रही हैं। कुछ आंकड़े हैं, जैसे आपको 6% के आसपास लोकसभा में वोट मिले जी, उसमें 11% आपको राजपूत का वोट मिला, 9% रविदास का वोट मिला, 7% ब्राह्मण वोट मिले, 6% कोयरी वोट मिला, 4% ओबीसी वोट मिला, 4% दलित वोट भी मिला। इन्हीं वोटों के आधार पर आपको अब लग रहा है कि चिराग पासवान की स्वीकारिता बढ़ रही है तमाम जातियों के बीच में। नीतीश कुमार की अब उम्र हो चली है, तो इसलिए चिराग पासवान को अब आगे बढ़ाया जाए और इनके नाम पर चुनाव लड़ा जाए, या गठबंधन के नेता के तौर पर ये भूमिका में आए, या आने वाले दिनों में आपको लगता है कि ये जो वैक्यूम है इसको चिराग पासवान ही पाट सकते हैं? देखिए, जिन राजनीतिक ताकतों की बात करता हूं मैं, वो बिहारियों को इसी तरह वर्ग में, समाज में मैं आंकड़े बता रहा था, बांटने की मैं कोशिश आपको करते आंकड़े हैं। बता रहा था ना जो आपको वोट मिले हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जब आप बिहार की और बिहारियों की बात करें तब आप उनको वर्ग में, तबके में, समाज में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? आप समग्र बिहार की बात कीजिए, पूरे बिहारियों की बात कीजिए। जब पलायन होता है तो सभी समाज के लोगों का होता है। जब उनको वापस लाने की बात चिराग पासवान जी कर रहे हैं तो सभी को वापस लाने की बात कर रहे हैं। जब पूरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो हर जाति, हर वर्ग, हर तबके, हर समाज की बात कर रहे हैं। मैं जिन राजनीतिक ताकतों की बात कर रहा था कि कैसे वो अलग अलग तरीके से आप हमारे नेता को दायरे में फंसाने की, बांधने की कोशिश कर रहे थे, ये आंकड़े उन्हीं की परिचायक हैं। आज आप ये देखिए कि जब हम 136 सीटों पर लड़े तो 6% हमारा वोट शेयर था। 100 सीट अभी भी बाकी थी जहां हम नहीं लड़े थे। तो हमारा जो इफेक्टिव, हमारा जो वोटर का होगा, पूरे बिहार को जोड़ देंगे आप तो एक बहुत बड़ा तबका होता है। मैं उसको एक संख्या देकर के बदनाम नहीं करना चाहूंगा, उसको दायरे में मैं नहीं बांधना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब पूरा बिहार चाहता है, पूरा बिहारी समाज चाहता है, तो फिर चिराग पासवान जी को दायरे में बांधने की कोशिश क्यों? नहीं, लेकिन जब आप ये बात कहते हैं ना कि हम इतने सीटों पे लड़े तो इतने प्रतिशत वोट आया, उसमें एक तथ्य ये भी था कि जब आप अकेले चुनाव लड़े तो 72 सीटें लगभग ऐसी थी जिस पर एलजेपी को मिला मत, दोनों मतलब जीत हार के, महागठबंधन या एनडीए की पार्टी के जीत हार के मत से ज़्यादा था। यानी कि आप वहाँ पर की प्लेयर हो रहे थे। आपको इसलिए ही लग रहा है कि अब जो है वो सत्ता की चाबी जो है वो एलजेपीआर के पास आ सकती है, इसीलिए ये पूरा प्रेशर है कि सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखिए, क्योंकि पूरा गुना गणित जो है उसमें कैसे भी आप फिट बैठाइए तो किसी ना किसी थर्ड पार्टी को की बनना होता है बिहार में सरकार बनाने के लिए। ये तो आप भी मानते हैं। नीतीश कुमार इतने दिन से तभी बने हुए हैं। कोई भी पार्टी अगर बीजेपी चाहती तो अकेले क्या वो आ सकती थी? अच्छा, आप मुझे ये बात बताइए, अगर किसी के पास सत्ता की चाबी होने से बिहारियों का भला होता हो, किसी के पास सत्ता की चाबी होने से बिहार के हर तबके को, हर वर्ग को, हर समाज को फायदा होता हो, किसी के पास सत्ता की चाबी होने से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिसमें समग्र बिहार के विकास के लिए रोड मैप है, अगर वो धरातल पर उतर सकता हो, अगर किसी के पास सत्ता की चाबी होने से अगर बिहार में रिवर्स माइग्रेशन अगर हो सकता हो, तो इसमें क्या बुराई है? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं और मैं सभी लोगों से पूछना चाहूंगा जो बार बार हमारे नेता को आंकड़ों में बांधने की कोशिश करते हैं। ये सवाल मेरा उनसे है। देखिए, आंकड़े हैं अपनी जगह, ठीक है, आपने कैसे इंटरप्रेट किया इस पे मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जब आज
प्रत्यक्ष रूप से सभी को दिख रहा है कि भविष्य में नेतृत्व किसका हो सकता है, कौन बिहार को आज आने वाले समय में नेतृत्व दे सकता है। तो इसमें हम और आप क्यों आंकड़ों में बांध करके उनको एक दायरे में समेटने देना चाहते हैं। अंतोगत्वा बिहार की जनता तय करेगी कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। अंतोगत्वा बिहार का पूरा वर्ग, हर समाज, इस बार तो हर नीतीश तबका कुमार होंगे तय करेगा। एनडीए और से। भविष्य ना मैंने देखा है ना आपने देखा है। मैं ये कहूंगा कि एनडीए में अच्छी बात यह है कि अगर हमारे पास वर्तमान है तो हमारे पास भविष्य भी है, और दोनों इस नेतृत्व के लिए, जिम्मेदारी के लिए तैयार है। जहां सर्फ उठौल है उनसे आंकड़ा मांगा जाए, उनसे पूछा जाए। हमारे यहां कोई उलझन नहीं है, जब आप हम ये लोग बात सुलझे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल सही। मैं इसमें से जब आप ये बात कहते हैं तो इससे आप बीजेपी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाते हैं कि क्या बीजेपी के पास ऐसा कोई नेतृत्व नहीं या कोई चेहरा नहीं कि बीजेपी से नहीं होगा। क्योंकि जब आप कहते हैं कि हमारे पास वर्तमान है और भविष्य भी है, तो क्या वो तो बीजेपी के पास भी चेहरा होगा? अब बिल्कुल होगा। और अच्छी बात गठबंधन बड़ी की पार्टी है वो। हमारी गठबंधन की अच्छी बात यह है कि जहां पर नीतीश कुमार जी हैं, जहां पर चिराग पासवान जी है, वहीं सम्राट चौधरी जी भी हैं, वहां पर जीतन राम मांझी जी हैं, वहां पर सुमन जी हैं, वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा है। तो हमारे पास नेतृत्व की कमी नहीं है। ये आशंका, ये उलझन हमारे पास नहीं है। जहां उलझन है वहां वो लोग सुलझा लें। तो आप सीट कितनी लड़ेंगे? 50, 33, 35, 27, 25, 22, बहुत सारे आंकड़े चल रहे हैं और आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। हम लोग बिहार चुनाव में पूरे के पूरे 243 सीटों पर तैयारी एनडीए कर रहे हैं। 243 सीटों पर हमारी पार्टी की तैयारी है। 243 सीटों पर हम खुद चुनाव लड़ेंगे। जहां पर गठबंधन में सीटों के बारे में अभी चूंकि चर्चा चल रही है, मैं गठबंधन की सीमाओं, मर्यादाओं का उल्लंघन करूंगा अगर इस बारे में मैं कोई बात करूं। लेकिन तैयारी हमारी पूरे के पूरे 243 सीटों पर है। जहां हम जिन सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे वहां तो हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और जहां हम चुनाव नहीं लड़ेंगे वहां गठबंधन के सहयोगियों को भी 100% स्ट्राइक रेट से जिताने का प्रयास करेंगे। तैयारी हमारी पूरी रहेगी। बस जब तक हमारे बीच ये तय नहीं हो जाता तब तक बताना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। जब हमारे बीच तय हो जाएगा तो इसकी जानकारी आप लोगों को भी दे दी नहीं जाएगी। तो लोकसभा के फॉर्मूले पर लड़ेंगे या विधानसभा के फॉर्मूले पर लड़ेंगे? ये पार्टी के जो बड़े नेता हैं, ये उनका विशेषाधिकार है। भैया प्रदेश प्रभारी हैं, आप भी उसमें प्रदेश शामिल प्रभारी हूं मैं, लेकिन ये पार्टी के जो बड़े नेता हैं, पार्टी के लीडर्स हैं, ये उनका विशेषाधिकार है। एक बार उनके बीच तय हो जाए फिर आपको जानकारी इसकी दे दी जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ बिहार में अभी चल रही है, चूँकि एलजेपीआर की जब भी चर्चा हो रही है तो चिराग पासवान लगातार हर दिन बिल्कुल बने हुए हैं। चिराग पासवान का क्रेज़ तो हमने देखा है बिहार की सभाओं में, लेकिन लोग एक ये भी कहते हैं कि दरअसल चिराग पासवान की स्वीकार्यता तो सभी जातियों में है। जिसे आप अब कह रहे हैं कि आप बिहारी कह के कहिए, ठीक है, हम मान लेते हैं कि उसे पूरे बिहार में, लेकिन कह रहे हैं कि ये पॉसिबल कैसे है कि वो सब जगह चले जाएं, वो सबसे मिल लें, और वो क्या मतलब अभी भी वो आप देखें वीडियो में आपको कमेंट मिलेगा कि क्या ये चिराग ऐसे ही कैसे आ जाएंगे बिहार, इतना आसान भी नहीं पार्टी के लिए मना लेना, वो भी नीतीश कुमार के रहते हुए, बीजेपी के रहते हुए। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, गठबंधन के अंदर, हाँ। जैसे बिहार के अंदर इनको लेकर के स्वीकार्यता है, जो इनका जुड़ाव है, जो आकर्षण है, गठबंधन के अंदर भी इन बातों पर चर्चा होती है। और यही हमारी खूबसूरती है गठबंधन की कि जब हम नेतृत्व की बात करते हैं तो नेतृत्व में हमारे पास अलग अलग नेता हैं जो हर चीज़ों के लिए तैयार हैं। आप जब ये सवाल करते हैं मुझसे तो साथ में ये भी देखिए कि पूरी स्वीकार्यता हमारे जो जितने भी हमारे गठबंधन के नेता हैं सभी में ये सहमति है, ये नीतीश कुमार जी को लेकर के सहमति है, आने वाले भविष्य को लेकर के भी अनौपचारिक तौर पर ये सहमति है। लेकिन मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रहा हूं। तो जब मैं अपने नेता की बात कर रहा होता हूं, एक कार्यकर्ता के तौर पर, ये नेता, एक पार्टी के नेता होने के तौर पर मैं चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि चिराग पासवान जी बिहार में आकर के बड़ी भूमिका निभाएं, बड़ी जिम्मेदारी संभालें। और इनसे मैं किसी भी दल के नेता पर सवाल नहीं उठा रहा होता हूं। उनके दल के कार्यकर्ता, उनके दल के नेता का भी ये अधिकार है कि वो अपने नेता के बारे में बात करें, और इसमें कहीं आपसी विरोध नहीं है। आप देखिए, जब
कल हम लोगों ने चिराग पासवान जी को लेकर के जो बात मीडिया में कही थी, इस बात की स्वीकार्यता आपने जदयू से भी देखी होगी, आपने भाजपा से भी देखी है, आपने हम पार्टी से भी देखी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से भी देखी है। इस बात की चर्चा, हमारे नेताओं को लेकर के चर्चा, अपने दल में कौन अपने नेता को कितना आगे देखना चाहता है, हमेशा होती है। नहीं, अब और मैं इस सवाल बात को जरा लेकर के घुमा कुछ लेता उलझन हूं। नहीं है। देखिए, अब मैं सीधे जो पार्टी 2020 में अकेले चुनाव लड़ती है, उसके एक विधायक होते हैं, वो भी जेडीयू में चले जाते हैं जी। तो उस पार्टी का इतना प्रेशर, कितनी सीटें हैं जिसके एक भी विधायक नहीं है? बिल्कुल सही है। जिस पार्टी के एक भी विधायक नहीं है और लोकसभा में एक 5 सांसद था, अब अलग होने के बाद तो खैर हमारे पास एक ही सांसद था। और गठबंधन उस नेता को, बिहार की जनता की नब्ज को पहचानते हुए, नेता की स्वीकार्यता को पहचानते हुए, हर तबके में, हर समाज में उसकी स्वीकार्यता को पहचानते हुए, अगर एक सांसद वाली पार्टी को अगर वो 5 सांसद देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और वो नेता अपने आप को साबित भी करता है 100% स्ट्राइक रेट के साथ, पांचों की सीट 1 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीत करके ले आता है, तो इस बात का मुझे संशय नहीं है कि आने वाले गठबंधन में जब हम लोग सीट बंटवारे पर बैठेंगे विधानसभा के, तो कहीं से भी गठबंधन में इस बात पे उलझन नहीं है कि सीट बंटवारे में किस दल को कितना मिलेगा, सीट मिलेगा। सभी दलों के साथ, क्योंकि आपसी बातचीत चलेगी, सभी दलों के साथ ये सम्मानजनक, सवाल इसलिए उचित। होता है ना क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास भी एक भी विधायक नहीं, अब उनके पास नहीं जीतन है, राम खैर, मांझी जी के पास हैं, उनके पास है, उनके पास हैं। तो जब अगर बिना विधायक वाली पार्टी अगर ये कहे कि उन्हें भी एक सर्टेन नंबर ऑफ सीट चाहिए, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा भी, फिर उनसे ज्यादा तो जीतन राम मांझी। तो गठबंधन में हर नेता, हर दल अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है और सब लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। जरूरी यह है कि आपसी 5 दलों में यह स्वीकार्यता, यह सहमति बने कि जो जिस सीट से लड़ना चाहता हो, जो जिस सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ करके जीत सकता हो, उसको वो सीट दी जाए। गठबंधन के 5 दलों में ये फ्लेक्सिबिलिटी है, आज के दिन में ये सहजता है कि सभी इस बात को मजबूती से महसूस कर रहे हैं कि अगर हमें महागठबंधन को हराना है और बुरी तरह से हराना है, और महागठबंधन में आपसी जो विवाद है उसका फायदा लेना है, और हम लोग अपना जो 200 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, उसमें हर दल अपनी मजबूती और अपनी कमजोरी को प्रत्यक्ष रूप से सामने रख करके सीटों की बंटवारे में ऐसा एक सहमति बने, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि ऐसी सहमति बने। ऐसा तो नहीं कि सीट अगर नहीं मिला तो पिछली बार आप अलग हो जाएंगे। नहीं, आप देख लीजिए कि जैसे लोकसभा में बड़ी सहजता से ये गठबंधन तय हो गया था, आपस में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि यहाँ भी ये बड़े आराम से तय हो जाएगा। ये मीडिया में न्यूज चलता है कि ये हो गया, कई बार चिराग पासवान जी चलता है। नहीं, मैं बोलता कुछ हूं, मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई स्पीक, नॉट फॉर व्हाट यू अंडरस्टैंड। मैं जो बोलता हूं मैं उसके लिए जिम्मेदार हमने तो हूं। आपके शब्दों को ही पढ़ा है। अच्छा, ये तो फिर क्या आप जो आपकी एक सीट जो आप जीते थे, हालांकि वो जेडीयू में चले गए, क्या उस सीट से लड़ेगी ये एलजेपीआर इस बार? देखिए, हम लोगों ने चूंकि आपस में जब बात चल रही है, हम लोगों ने कुछ जगह जहां हम मजबूती से चुनाव लड़ चुके हैं और हम लोगों ने जीता था, हमने ऑब्वियसली उसके बारे में भी बात की है, लेकिन बहरहाल गठबंधन में बातचीत पूरी नहीं हुई है। बातचीत पूरी हो जाएगी तो सीटों का आंकड़ा और वो कौन सी सीटें होंगी ये भी हम लोग आपके सामने रख देंगे। फिलहाल जब तक ये हो नहीं जाता है तब तक मेरा कहना इस बारे में कोई भी उचित नहीं होगा। चलिए, अब जरा इनसे इतर एक और मामला बिहार में बहुत छाया हुआ है सुर्खियों में, वो तेज प्रताप का। अब चाहें तो उसे छोड़ भी सकते सवाल, लेकिन तेज प्रताप के जिस तरीके से पोस्ट आए और डिलीट किया गया, और उसके बाद लालू यादव ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया है, परिवार से निकाल दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि ये उनके लिए बहुत पीड़ादायक समय है, बड़ी ही कष्टदायक समय से गुजर रहे हैं। ये उनका पारिवारिक मामला है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि ये उनके परिवार का मामला है और वो आपस में ही इसको बैठ करके सुलझाएं तो बहुत बेहतर रहेगा। एक और प्रशांत किशोर लगातार जो है अपनी रैली कर रहे हैं और चिराग पासवान को लेकर बड़े पॉजिटिव दिखते हैं, वो बार बार उनकी तारीफ करते हैं, आपकी पार्टी की भी ओर से तारीफ किया जाता है। तो क्या भविष्य में कोई ऐसा कि आप लोग कहीं साथ वाथ तो नहीं आने वाले, मामला फंसा नहीं कि 2 युवा नेता एक साथ आ गए? देखिए, हर बार मैंने देखा है जब भी ऐसी कोई बात होती है तो हर बार कई जगह, कई मीडिया में मैंने सुना है
ये पोर्टल के माध्यम से कि चिराग पासवान जी और प्रशांत जी साथ आने वाले। देखिए, दोनों नेता अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी, अपने अलग अलग मैनिफेस्टो, अपने अलग अलग पार्टी के प्रोग्राम को लेकर के साथ में चल रहे हैं। दोनों युवा हैं और दोनों चाहते हैं कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति की दिशा और दशा, आने वाला भविष्य कैसे तय करेगा, इस बारे में बात होनी चाहिए, इस बारे में बहस होनी चाहिए। चिराग पासवान जी, जैसा कि पहले भी उन्होंने हर मन से कहा है, वो हर उस युवा का समर्थन करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं जो किसी जंगल राज के समय बिहार से बाहर चला गया था और अब वापस आकर के अगर बिहार की सेवा करना चाहता है, वो चाहता है कि वो बिहार बाकी राज्यों की तरह भी भारत के पटल पर आगे बढ़े। ऐसे हर युवा का स्वागत है। प्रशांत किशोर जी का भी वही लक्ष्य है जो चिराग पासवान जी का लक्ष्य है। रास्ते दोनों के अलग अलग हैं और जो भी कयास लगाए जाते हैं इस बारे में वो सरासर गलत हैं। इनका ही नहीं, आने वाले समय में मुझे लगता है कि शिवदीप लांडे जी आए हुए हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, इन सभी का स्वागत है जो बिहार को आगे ले जाने के लिए, बिहार में विकास की बात कर सकते हैं। सभी के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लक्ष्य एक ही है। एक और चर्चा है कि चुनाव आयोग बिहार में 2 से 3 चरणों में ही चुनाव करवा सकता है। इसके लेकर जून में टीम बिहार जाने वाली भी है। क्या इस कदम को आप ठीक मानते हैं, क्योंकि इससे पहले तो चुनाव 5 चरणों में, 6 चरणों में बिहार में होते रहे? ये बात सही है। पिछली बार भी लगभग 6 चरणों में चुनाव हुए थे। चूंकि चुनाव आयोग अलग अलग सर्वेक्षण करा करके चुनाव की तैयारियों का जायजा लेता है और ये उसका विशेषाधिकार है कि वो कितने चरणों में चुनाव करवाना चाहता है। चरण चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो, चुनाव जितने भी चरणों में है हम लोग उसके लिए तैयार हैं। गठबंधन के लिए, गठबंधन के साथ मजबूती से तैयार हैं। तो आपके अनुसार इस गठबंधन को कितनी सीटें आ रही हैं बिहार विधानसभा चुनाव में? बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार आपको अप्रत्याशित रिजल्ट देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि गठबंधन जिस तरह से यूनाइटेड है, जिस तरह से किसी भी ऐसे मुद्दों पर सारे दलों की सहमति बनती है, कहीं से भी कोई खटास, कोई मनमुटाव नहीं उठता है, सारी बातें होने के बाद भी ये गठबंधन में हम लोग आपस में मिलते हैं, कोई भी मनमुटाव होता है तो हम लोग आपस में बैठ के उसको सुलझा लेते हैं। जिस तरह से ये गठबंधन इकट्ठा है, यूनाइटेड है, एकता है, जिस तरह से मुझे लगता है कि आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में हमारा लक्ष्य तो है जो 200 से 225 सीटों से कम हम चुनाव में नहीं जीतेंगे। इस बार के चुनाव में जो पिछली बार महागठबंधन में राजद जो 84 सीट तक पहुंची थी, अपने आप को 20 के नीचे पाएगी। गठबंधन को इस बात की चिंता है, महागठबंधन को इस बात की चिंता है कि हमने जो नंबर पिछली बार लाया था, अपने आप को उससे एकदम जो बहुत नीचे देख रहे हैं, उससे आगे कैसे बढ़ा जाए। और लगातार इसको लेकर के इसलिए राहुल गांधी आ रहे हैं, बरगला रहे हैं और बरगला करके चले जा रहे हैं। अभी फिर बिहार शरीफ में आने वाले हैं, लेकिन वहां भी उनको मुंह की खानी पड़ेगी। वो बार बार जो आ करके राहुल गांधी दलितों की बात करते हैं, यहां पर मैं एक मुद्दा उठाना चाहूंगा। बार बार आकर पॉलिटिक्स पर कांग्रेस की नजर है, हाँ, लगातार। लेकिन जहां उनकी सरकार है वहां दलितों पर क्या हुआ, ये आज तक उन्होंने कभी उसका जवाब नहीं दिया है। बड़ा सिंपल सा, पहले भी मैंने कई फोरम से सवाल किए हैं, फिर से करता हूं। यहां आकर के दलितों के लिए, बिहार में आकर के दलितों के लिए न्याय की मांग करते हैं। इन्हीं दलितों को भरमा करके जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तेलंगाना में, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपका आरक्षण बढ़ा दूंगा। वहां बिल पास होते हैं, लेकिन ये धरातल पर लागू नहीं होते। वहां दलितों और बहुजनों को इसका फायदा नहीं मिलता, क्योंकि उनको झुंझुना थमाया जाता है कि हमने ये केंद्र को भेजा है 9वीं अनुसूची में डालने के लिए। वहां पर चुनाव के समय कहा गया था कि हम दलितों को अनुबंध में और पट्टे में आरक्षण दिलाएंगे, आज तक नहीं मिला। उनको आवास के लिए हम 6 लाख रुपए देंगे, व्यवसाय शुरू करने के लिए 12 लाख रुपए देंगे, एक भी दलित को नहीं मिला। जहां उनकी सरकार है वहां तो वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं, और जहां सत्ता चाहते हैं वहां पर वो न्याय देने के लिए आए हैं। अगर वो न्याय देने के लिए आए हैं तो उनसे पूछा जाना चाहिए, झारखंड में जहां आपके मंत्री हैं, अंसारी हैं, वहां पर जब एक दलित अपनी मेहनत से, मशक्कत से रिम्स का जब डायरेक्टर बनता है, तो क्यों गलत बिल निकासी पर उनके हस्ताक्षर लेने की कोशिश की जाती है, और जब वो मना करते हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, जिनके लिए उनको न्याय लेने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है, और हाई कोर्ट से न्याय लेकर वापस वहीं काबिज होते हैं। तो जहां पर वो सत्ता में नहीं है वहां न्याय देना चाहते हैं, और जहां सत्ता में है वहां अन्याय करने से बाज नहीं आते हैं। चलिए अरुण जी, आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया, जो साफ साफ ये कह रहे हैं कि भाई चिराग पासवान बिहार के भविष्य हैं, और इन्होंने एक आंकड़ा भी दिया है कि एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव में 220 से ज़्यादा सीटें
जीतेंगे। चलिए, आप बिहार तक पे आए और तमाम सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रमोहन जी। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और ये पूरा इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर आपके पास भी कोई सवाल है वो भी जरूर लिखिएगा। अगली बार कोशिश होगी हमारी कि उन सवालों को भी जरूर पूछा जाए। नमस्कार।